Yeah, good morning students. Today our topic is immunity. Immunity में innate immunity ठीक है, we have discussed in the last class. Today we will discuss about of the acquired इम्यूनिटी. ठीक है, इननेट ऑन बर्थ होती है, एक्वायर्ड जो होती है दैट इज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ. ठीक है, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट इज माय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है, दिस इज आवर थर्ड लाइन डिफेंस. फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस में क्या था? एनाटोमिकल था आप लोगों का, फिजिकल फिजियोलॉजिकल था. सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस में आपका WBC आ गया पूरा. ठीक है, और थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस जब आप लोगों का एनाटोमिकल और फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर वर्क नहीं करता है, फाइट में फेल्ड हो जाता है, देन WBC वर्कआउट करेगा. WBC अगर फेल्ड हो जाता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो वर्कआउट करती है. जैसे वैक्सीनेशन हम लोग करवाते हैं तो वैक्सीनेशन इट इज द एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस. वो किस में आता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है. ठीक है, या मेडिसिन हम लोग डॉक्टर से जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन भी थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस में आता है मेरा. ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. किसी भी जनरेशन के बर्थ होने के बाद जो इम्यूनिटीज डेवलप्ड होती है इट्स कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटीज होती है. ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटीज के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटीज. फर्स्ट है एंटीजन डाइवर्सिटी, या एंटीजन स्पेसिफिकेशंस. एंटीजन स्पेसिफिकेशंस. सेकंड है डाइवर्सिटी. थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. फोर्थ है लॉन्गेविटी एंड फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, these are the specific characters of the acquired immunities. Acquired immunities it is my third lines of defense. ठीक है, कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी को इन्फेक्टेड करता है तो फर्स्ट बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मीन हो गया उसका एनाटोमिकल फॉर्म्स, उसका फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स, उसके साथ फाइट करता है, मे बी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और मे बी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, देन उसके आफ्टर फाइट करता है आप लोगों का सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस मीन WBC उसको फाइट करेगा, डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मे बी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए. देन आफ्टर वी विल नीड्स ऑफ द थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस फॉर द फाइटिंग विथ ऑफ फॉरेन पार्टिकल. जो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है उस फॉरेन पार्टिकल के साथ मेरी बॉडी का डिफरेंट पर्सन जो है उसके साथ उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा. जो फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस में आ गया, जो सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस में आ गया, या जो थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस में आ जाएगा. तो थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटीज. मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटीज जो होती हैं वो थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस में आती हैं जो आफ्टर बर्थ यानी नॉन जेनेटिकल होती है, नॉन इनहेरिटेड होती है. ये पेरेंट से बर्थ के दौरान पेरेंट से जनरेशंस की ओर फॉरवर्ड नहीं होती हैं. ये क्लाइमेट्स हैं, एनवायरमेंट्स हैं, इनके थ्रू डेवलप्ड हो सकती हैं, या फिर हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम लोग मेडिसिन के थ्रू इसको डेवलप्ड कर सकते हैं. ठीक है,
तो acquired immunity it's developed after the birth. These are the specific characteristics of the acquired immunity. किसके हैं? acquired immunities के होते हैं. क्या क्या है ये जो मैंने आपके सामने राइट डाउन किए हैं? These are the specific characteristics of the acquired immunities. ठीक है, acquired immunities का पहला है antigen specifications. antigen specifications की जो immunities आप बना रहे हो या जो इम्यूनिटीज आप बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, सबसे पहले वो स्पेशल फॉर द एंटीजन्स. ठीक है, ये सबसे पहले ये डाइवर्सिटी करती है कि एंटीजन जो है वायरस है, एंटीजन जो है वो बैक्टीरिया है, एंटीजन जो है वो प्रोटोजोआ है, एंटीजन जो है क्या वो हेलमिंथेस है. ठीक है ना, ये भाई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स तो हम जानते हैं, वायरल डिजीज भी आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज भी आते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज भी आते हैं, हेलमिंथेस डिजीज भी आते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई चैप्टर्स की, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चीजों को. ठीक है, कि बैक्टीरियल डिजीज भी होता है, वायरल डिजीज भी होते हैं, हेलमिंथेस डिजीज भी होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज भी होते हैं, या फिर आप लोगों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं. ठीक है ना, तो हर एक एंटीजन्स के लिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज होती है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज होती हैं. जो बैक्टीरिया पे इम्यूनिटी वर्क करेगा, जो मेडिसिन बैक्टीरिया वर्क करेगा, जो वैक्सीन बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, वो वायरस पे वर्क नहीं करता, वो हेलमिंथेस पे वर्क नहीं करता, वो प्रोटोजोअन्स पे वर्क नहीं करता. ठीक है, यानी कि कोई भी इम्यूनिटी जो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटीज बनती है वो फॉर स्पेसिफिक फॉर एंटीजन्स. ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन्स के लिए जैसे सिंगल लॉक एंड की होता कि नहीं होता है. ठीक है, कि एक लॉक जो होता है स्पेसिफिक एक की से ओपन होता है, ऐसे ही जो इम्यूनिटीज बनती है, जो इम्यूनिटीज वायरस के लिए बन रही है वो फॉर वायरस के लिए वर्कआउट करेंगी. जो एंटीजन्स जो इम्यूनिटीज बैक्टीरियाज के लिए बन रही हैं वो फॉर ओनली बैक्टीरियाज पे वर्कआउट करेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, तो सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफरेंशिएट्स करता है एंटीजन्स को. ठीक है, कि जो डिसऑर्डर्स आ रहा है, जो इन्फेक्शंस बॉडी में डेवलप्ड हुआ है, वो इन्फेक्शन बेसिकली है किसका? बैक्टीरिया का है, वायरस का है, हेलमिंथेस का है, या प्रोटोजोअन्स का है. तो इम्यूनिटीज जो होती है वो स्पेशल वर्कआउट करती है. इसीलिए डॉक्टर फर्स्ट डायग्नोज द एंटीजन्स. सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करता है? डायग्नोज करता है. क्योंकि आप अगर हम कहें कि मैं फीवर के बिहोप पे ये कह दूं कि इट्स ए वायरल, नो, फीवर तो बैक्टीरियल डिजीज में भी आता है, फीवर तो मलेरिया में भी आता है. तो मलेरिया तो वायरस से इफेक्ट नहीं हो रहा, बैक्टीरिया वायरस से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं. तो सिम्टम्स को देखकर हम लोग किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, डायग्नोज नहीं कर सकते हैं. डायग्नोज से पहले मुझे ये डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से बिफोर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन डॉक्टर 100% डायग्नोज द एंटीजन्स. डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले एंटीजन्स को डायग्नोज करेगा कि ये जो सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर अपीयर्स हो रहे हैं, ये सिम्टम्स वायरल के हैं, बैक्टीरिया से आ रहे हैं, प्रोटोजोअन से आ रहे हैं, या हेलमिंथेस से आ रहे हैं. सबसे पहले ये डायग्नोज करेगा कि है क्या, फीवर किसकी वजह से है. यानी सबसे पहले वो एंटीजन्स को डिवाइड करता है. देन आफ्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन कि यार बैक्टीरियल है, निमोनिया है, फीवर आ रहा है, निमोनिया हो सकता है, निमोनिया यार इसके तो कोई वायरल नहीं है, कोई मलेरिया नहीं है इसके अंदर, कोई डेंगू नहीं है इसके अंदर, टाइफाइड नहीं है इसके अंदर, चिकनगुनिया नहीं है इसके अंदर, स्वाइन फ्लू इसके अंदर नहीं है, कोरोना वायरस इसके अंदर नहीं है, फीवर सभी में आ रहा है. तो मैं फीवर को देखकर मेडिसिन दे दूं, इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि वो मेडिसिन जाएगी कहां पर? मेरे तो वायरस अंदर पड़ा हुआ है, आपने मेडिसिन दे दी मुझे मलेरिया की. तो मलेरिया का जो इम्यूनिटीज आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो वो स्पेसिफिक फॉर ऑल मलेरिया. वो किसके लिए है? ओनली फॉर मलेरिया के लिए है, वो प्रोटोजोआ के लिए है, वो प्लाज्मोडियम के लिए है, वो स्पोरोजोइड्स के लिए है कि नहीं है? वो इम्यूनिटीज मेरी बॉडी में तो यूजलेस हो गया. तो फर्स्ट डायग्नोज द एंटीजन्स, फर्स्ट डायग्नोज द एंटीजन्स की बॉडी में एंटीजन्स किस टाइप का प्रेजेंस होता है. क्योंकि यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटीज जो बनती है वो फॉर स्पेसिफिक एंटीजन्स बनती है, फॉर स्पेसिफिक एंटीजन. बैक्टीरियल इम्यूनिटीज बनेगी दैट वर्क ऑन बैक्टीरिया, वायरल इम्यूनिटीज बनती है तो दैट्स वर्क ऑन वायरस. ठीक है, जो भी इम्यूनिटीज बनेगी वो उसी के लिए बनती है. अब वायरस भी आप कितने टाइप्स के होते हैं? वायरस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस दैट इज ऑक्योर इन दिस एनवायरमेंट. ठीक है ना, एंड ऑल टाइप्स ऑफ वायरस कैन बी इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं वो तो. ठीक है, तो वायरस में भी ऐसा थोड़ी कि मैं एक ही वैक्सीन बना दूंगा. तो ऐसे वायरस की बहुत वैक्सीन हमारी बॉडीज में ले रखे हम लोगों ने. कोरोना पे तो काम नहीं कर रही ना वो. तो कोरोना की जो इम्यूनिटीज बनेगी वो अलग बनेगी.
स्वाइन फ्लू की जो इम्यूनिटीज बनेगी वो अलग बनेगी। यानी कि पर्टिकुलर एक स्ट्रेन ऑफ वायरस, एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एक स्ट्रेन ऑफ प्रोटोजोआ, एक स्ट्रेन बोल दो, स्पीसीज बोल दो, एक चीज के लिए एक इम्यूनिटीज बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसका एंटीजन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देन आता है डाइवर्सिटीज, उसके आफ्टर आता है डाइवर्सिटी। ठीक है, कि भाई वायरस एंटर हो गया। अब वायरस तो टू टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, वायरस तो आरएनए भी हो सकता है एंड वायरस तो डीएनए भी हो सकता है। तो सबसे पहले वो डाइवर्सिटी करता है उसको कि आरएनए जो ये बैक्टीरिया जो वायरस एंटर हो रहा है, क्या उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना हुआ है या डीएनए से बना हुआ है। ऐसे बैक्टीरियल कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले उसको डाइवर्सिटी करेगा, डिफरेंशिएट्स करेगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बिहोव पे फिर हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बिहोव पे हम क्या करते हैं, मेडिसिन को मैनेज करेंगे। ठीक, देन डाइवर्सिटी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटीजेंस कौन करेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटीज करेगा। देन आफ्टर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज, दूसरी विशेषता क्या होती है कि आपने कोई भी इम्यूनिटीज किसी पेशेंट्स को आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो इम्यूनिटीज क्या करेगी, फाइट विद एंटीजन, है कि नहीं है, फाइट विद द एंटीजन। उस एंटीजन को क्या करेगी, एंटीजन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उस एंटीजन के साथ क्या करेगी, फाइट करेगी। एंड फाइट करने के आफ्टर एंटीजन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है कि नहीं है। तो डिस्ट्रॉय करने के आफ्टर ये इम्यूनिटीज जो होती है इसका एक काम हो रहा है, ये मेमोरी का काम भी करता है। किसका काम करता है, मेमोरी का। ये देखता है कि जिस एंटीजन को मैंने डिस्ट्रॉय किया है उस एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसा था, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या करता है, उसको मेमोराइज करके स्टोर हो जाता है। उसको मेमोराइज करके क्या हो जाएगा, स्टोर। क्यों, मे बी नेक्स्ट टाइम फिर वो जो बैक्टीरिया जिस एंटीजेंस को मैंने डिस्ट्रॉय किया है, मे बी वो नेक्स्ट टाइम वापस अंदर आ जाए। तो अगर वो अंदर आता है, एंटर करता है, रिपीट करता है अपने आप को, तो उसकी मेमोरी मेरी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंस है। ठीक है, उसको वो इम्यूनिटीज जो है इमीडिएटली डायग्नोज करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इमीडिएटली एक तो क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर करता है तो इम्यूनिटीज की हेल्पर सेल्स उसको डायग्नोज करता है। इम्यूनिटीज की हेल्पर सेल्स क्या करती है, उसको डायग्नोज करती है। अब डायग्नोज करने में तो 1 2 3 4 5 6 7 10 डेज तक लग जाता है। मे बी नहीं कर पा रहे डायग्नोज, यार है क्या, बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, आरएनए है, डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा ना। स्ट्रक्चर स्टडी करने के आफ्टर ही इम्यूनिटीज किलर सेल्स को डेवलप करती हैं, जो उसको किल करने का काम करती है, उसको डेथ करने का काम करेगी, डिस्ट्रॉय करने का काम है करेगी। तो डायग्नोस में टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर वही एंटीजन रिपीट करता है बॉडी को, तो उस एंटीजन को कैसे मैंने डिस्ट्रॉय किया था पहले, उसकी कंप्लीट पिक्चर जो है वो मेरी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स के रूप में। किसके रूप में, मेमोरी सेल्स के रूप में क्या हो जाती है, वो वहां पर स्टोर हो जाएगी कि इन केस अगर ये सेम टाइप्स ऑफ एंटीजन रिपीट इन द बॉडी, मेरी बॉडी में रिपीट होता है, तो इमीडिएटली डायग्नोज द एंटीजन्स। वो मेमोरी सेल्स उसको इमीडिएटली डायग्नोज कर लेगी, अरे 5 years पहले आया था ये तो, और इसको इस टाइप से मैंने डिस्ट्रॉय किया था, तो इमीडिएटली वो इम्यूनिटीज बना देगी वहां पर, और वो इम्यूनिटीज उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय, मतलब उसको बॉडी में स्टैब्लिश होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये होता है उसका मेमोराइजेशन। क्या होता है, मेमोराइजेशन, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटीज मेमोरी को बनाए रखती है कि किसी भी चीज के साथ कुछ काम करती है तो उसको मेमोराइजेशन के रूप में स्टोर कर लेती है कि इन केस अगर रिपीट होता है। भाई वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, वैक्सीनेशन फॉर द मेमोराइजेशन। वैक्सीनेशन मैं किसके लिए कर रहा हूं, इसी के लिए तो कर रहा हूं भाई। वैक्सीन छोटे बच्चे के अंदर कोई पीलिया थोड़ी हो जाता है। कितने टाइप्स के वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं छोटे बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर हर मंथ उसको वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जाता है, वैक्सीनेशन में हम उन वायरसेस के, उन बैक्टीरियाज के क्या करते हैं हम लोग, उनके डेथ या उनका कोई स्ट्रक्चर फॉर्म बॉडी में एंटर करवाते हैं। डेस्ट्रॉय फॉर्म जो होता है, डेथ फॉर्म जो होता है, तो वो बॉडी को डेस्ट्रॉय नहीं कर सके, बॉडी को किसी टाइप से अफेक्ट नहीं कर सके, लेकिन जो अंदर गया वो तो फॉरेन पार्टिकल ही है। इम्यूनिटीज के लिए तो वो क्या है, डिफरेंट ही है। उनको थोड़ी पता है कि डेथ है कि लाइव फॉर्म में है। वो तो क्या करता है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा और काम करके उसके लिए इम्यूनिटीज बनाएगा, और वो इम्यूनिटीज क्या कर देंगे उस एंटीजन को। डेथ ऑलरेडी डेथ था, लेकिन ये चीज आपको पता है, मुझे पता है,
मेरी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को पता थोड़ी है। इम्यून सिस्टम्स के लिए तो वो डेथ फॉर्म भी एक पार्टिकल हो गया, एक क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो उस पार्टिकल को डायग्नोस करना है, डायग्नोस करने के आफ्टर उसके लिए मेडिसिन बनाना और वो मेडिसिन के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन वो जितना वर्क हुआ उसको क्या करता है, वो मेमोरीज के रूप में पिक्चर कर लेगा। अब हो सकता है आपने डेट डाला था वैक्सीन के अंदर, वही सेम माइक्रोब्स रिपीट अगर कभी करता है इन फ्यूचर में, तो उसकी मेमोराइजेशन मैंने ऑलरेडी मेरे शरीर में स्टोर कर ली है। वो मेमोराइजेशन जैसे वो लिविंग फॉर्म में भी आएगा ना, तो इमीडिएटली उसको डायग्नोस करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दैट इज द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो मेमोराइजेशन का काम करती है। किसका काम करती है ये, मेमोराइजेशन काम करती है। वही चीज है लॉन्गिविटी, लंबे समय तक मेमोरी सेल्स लॉन्गिविटी रहेगी तभी काम करेगी, अगर खत्म हो जाए तो मतलब ही नहीं है। मतलब लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये इम्यूनिटीज क्या होती है, बॉडी के अंदर बनी हुई होती है। लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कोई भी मेडिसिन आप लेते हो बॉडीज के अंदर, तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर देता है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है या बॉडी का कोई सेल तो नहीं है। हो सकता है वो जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो तो बॉडी के सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा, नहीं। जो मेडिसिन हम एक्वायर्ड इम्यूनिटीज के रूप में लेते हैं, सबसे पहले वो अंदर एंटर करने के बाद में डिस्क्रिमिनेशन करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है या बॉडी का सेल। अगर बॉडी का सेल है तो उसको डैमेज करेगा नहीं, और फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। बॉडी के सेल्स और बाहर की सेल्स को आइडेंटिफाई करता है ये बाहर का है या अंदर का को डैमेज करेगा नहीं। और जो आउटर सेल्स होती है, नॉन सेल्फ सेल, नॉन सेल को मतलब क्या, फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है, मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन सेल्फ सेल्स होती है। सेल्फ तो मेरी खुद की सेल्स हो गई, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटीज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंशिएट्स ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल को क्या करता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। डिफरेंशिएट करने के आफ्टर वर्ड नॉन सेल्फ सेल के ऊपर क्या करता है, वर्कआउट करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो दीज आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटीज। सबसे पहले एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करेगा। एंटीजन स्पेसिफिकेशंस होती है इम्यूनिटीज, जो वायरस के लिए वायरस पे वर्क करेगी, जो बैक्टीरिया के लिए वो बैक्टीरिया वर्क करेगी। उसके आफ्टर आता है डाइवर्सिटीज, उसको स्ट्रक्चर्स को डाइवर्स करना, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज, उस चीज उस कंप्लीट स्टोरी को मेमोराइज कर लेना। लॉन्गिविटी, लंबे समय तक बनी रहती है ये। और सेल्फ और नॉन सेल्फ को क्या करती है, ये डिस्क्रिमिनेटेड करती है, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर देती है। ये हो गया आप लोगों का एक्वायर्ड इम्यूनिटीज। तो इम्यूनिटीज के दो टाइप्स के थे, इननेट इम्यूनिटीज एंड दूसरा आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम्स। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स, टू सेल्स हम बेसिकली स्टडीज करते हैं, एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। T4 थाइमस है यहां पर, एंड B4 बोन मेरो है यहां पर, ठीक है। इन दोनों का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो है वो होता है बोन मेरो में। किसमें होता है, बोन मेरो में होता है। किसमें होता है, बोन मेरो में। बट मैच्यूरेशन जो है, मैच्यूरेशन बोल सकते हो आप लोग, डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, एवं डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होता है बी का तो बोन मेरो में ही होगा, इसीलिए इसका नेम बी लिम्फोसाइट्स हो गया। क्या नेम हो गया इसका, बी। बट इसका जो है वो कहां पर होगा, थाइमस में होगा। कहां पर होगा, थाइमस में। सो इट्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। T4 थाइमस एंड B4 बोन मेरो, टू टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। मेरी बॉडी इम्यून सिस्टम जो मेरी बॉडी लिम्फोसाइट हम जानते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ WBC। किसका पार्ट है ये, WBC। आपने पढ़ा हो तो ग्रेनुलोसाइट्स और एग ग्रेनुलोसाइट्स हमने पढ़ाया था।
जिसके तीन तीन पार्ट थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बताया मैं आपको 10th आप 11th में जाएंगे तो हमने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इनके पार्ट्स पढ़े थे, वहां पर हम लोगों ने लिम्फोसाइट्स स्टडीज किया था, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम्स की जो मेन सेल्स होती है वो दो हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बहुत टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका ओरिजिन तो कॉमन है, ओरिजिन जो है वो तो कहां पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। अगर मैं बच्चे के कंडीशन आफ्टर बर्थ में बच्चे को देखता हूं, चाइल्ड को देखता हूं, तो दोनों बहुत टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट जो हैं उनका प्रोडक्शन तो कहां पर हो रहा है, ओरिजिन जो होता है वो बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन इनका मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स पे होता है। वो कहां पर होता है, डिफरेंट स्पॉट्स पे होता है। तो बीटा लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन तो कहां पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। तो बोन फॉर बी, यानी इसका नाम तो बी लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है। लेकिन थाइमस जो है, टी लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर थाइमस है, यानी इस लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो कहां पर हो रहा है, थाइमस में हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। क्या हो गया ये, टी लिम्फोसाइट्स हो गया। क्या हो गया ये, टी लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है अप्रोक्स टोटल लिम्फोसाइट्स का 60 to 65% होता है, ये ज्यादा नहीं होता, ये 10 to 15% होता है ओनली। क्या होता है, 10 to 15% होता है ये, 10 to 15% बी लिम्फोसाइट्स होता है और 60 to 65% क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। यानी ज्यादा वर्क ये करता है, वो कम वर्क करता है, ठीक है ना। उसके बाद में तो ध्यान रखना ओरिजिन जो है वो कॉमन है, ओरिजिन में बी लिम्फोसाइट्स हो या टी लिम्फोसाइट्स हो, दोनों का ओरिजिन बोन मैरो में कंप्लीट होता है। बट फॉर डिफरेंशिएशंस और मैच्योरेशंस के लिए टी लिम्फोसाइट्स मूव थ्रू ऑफ द थाइमस। किधर की ओर मूव कर जाता है, वो थाइमस की ओर मूव कर जाएगा। यानी टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन है वो थाइमस में होता है, बट बी लिम्फोसाइट एक ऐसा है जिसका ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों एक ही स्पॉट पे होता है। तो बोन मैरो से बना बी और थाइमस से बना टी, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ओके। टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड है, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, आई थिंक ये आएगा यहां पर, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल मीडिएटेड, ह्यूमोरल का मीन होता है फ्लूइड, ठीक है। अगर इन्फेक्शन सेल में होता है, इन्फेक्शन कहां पर होता है, सेल्स में होता है, तो वहां वर्क करेगा टी लिम्फोसाइट्स। कौन वर्क करेगा, टी लिम्फोसाइट्स वर्क करता है। अगर इन्फेक्शन फ्लड में, फ्लड का मीन हो गया प्लाज्मा हो गया आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का ब्लड हो गया, आप लोगों का लिम्फ हो गया, ये फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन प्लाज्मा में है, ब्लड में है, लिम्फ में है, या और किसी ह्यूमरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। किससे कंट्रोल होता है वो, बीटा लिम्फोसाइट, सॉरी बीटा नहीं है, बी लिम्फोसाइट से क्या होगा, वो कंट्रोल होगा। सो इट्स कॉल्ड ह्यूमरल मीडिएटेड होती है। क्या होती है ये, ह्यूमरल मीडिएटेड्स होती है, ठीक है ना। और टी लिम्फोसाइट जो होती है सेल मीडिएटेड होती है। क्या होती है, सेल मीडिएटेड होती है, यानी कि सेल में अगर इन्फेक्शन होता है, बॉडी की सेल्स में इन्फेक्शन है, बॉडी की इन्फेक्शन, बॉडी में अगर इन्फेक्शन, भाई बॉडी में दो ही चीजें मेरे पास में, या तो सेल्स है या फिर फ्लूइड है, या तो बॉडी में सेल है या फिर बॉडी में फ्लूइड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्फेक्शंस दैट इज ऑक्योर इन फ्लूइड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द B lymphocyte, infection that's occur in the cells that is controlled by the T lymphocyte, ठीक है ना। T lymphocyte जो है, अगर if the infection is cell infection कहां पर है, सेल्स में इन्फेक्शन है, तो T lymphocyte उसको कंट्रोल करेगा। और अगर फ्लूइड में इन्फेक्शन है, ह्यूमोरल में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन हो, प्लाज्मा में इन्फेक्शन हो, लिम्फ में इन्फेक्शन हो, दैट इज कंट्रोल बाय द बी लिम्फोसाइट। किससे कंट्रोल होगा, बी लिम्फोसाइट से कंट्रोल होगा। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो टी लिम्फोसाइट इट्स कॉल्ड सेल मीडिएटेड, आपको मिलेगा बुक के अंदर, ठीक है ना। और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो ह्यूमोरल मीडिएटेड होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। फर्स्ट, टी हेल्पर सेल, सेकेंड टी किलर सेल, थर्ड है टी मेमोरी सेल,
T4, ठीक है। फोर्थ है T सुप्रेसर, सुप्रेसर सेल, T सुप्रेसर सेल्स हो गया, ठीक है नहीं। T हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स, मेमोरी सेल्स और सुप्रेसर सेल्स, ठीक है। ये T लिम्फोसाइट्स की सेल्स होती हैं जो वर्कआउट करती हैं। वहां पर ओनली 2 ही सेल्स हैं। वहां पर कौन सी सेल्स हैं? 2 सेल्स होती हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स में 2 सेल्स आएंगी, बी प्लाज्मा सेल, ठीक है, एंड बी मेमोरी सेल, ठीक है। यहां पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। टी हेल्पर सेल्स, T4 थाइमस है यहां पर, टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल, टी लिम्फोसाइट्स सुप्रेसर सेल। मेमोरी सेल तो आप जानते हो, किलर सेल आप जानते हो। हेल्पर सेल जो है बॉडी में अगर इन्फेक्शंस होता है, बॉडी में इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शन में भी सेल में होगा या फ्लूइड में होगा। सेल पे होता है तो टी लिम्फोसाइट वर्क करेगा और फ्लूइड में होता है तो बी लिम्फोसाइट्स वर्क करेगा। बता दिया मैंने आप लोगों को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटीज, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स राइज होती हैं, राइज होंगी। कैसी कैसी होंगी? टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर सेल्स का वर्क होता है रिकॉग्निशंस या डायग्नोस बोल सकते हो आप इस चीज को। क्या बोल सकते हो? डायग्नोस बोल सकते हो। यानी कि मैंने आपको कहा ना कि एंटीजन क्या काम करता है, एंटीजन स्पेसिफिकेशन होता है, डाइवर्सिटीज होती है। सबसे पहले एंटीजन स्पेसिफिकेशन कि एंटीजन कौन सा है, वायरस आया है, बैक्टीरिया आया है, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ है या हेलमिंथेस है। ये काम कौन करेगा? इम्यूनिटीज करती है बॉडी की। कौन करती है? इम्यूनिटीज। और इम्यूनिटीज में कौन करता है? हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइजेशन बोल दो, आइडेंटिफिकेशन बोल दो, डिफरेंशिएशन बोल दो। मतलब ये चीज ये पहले पता लगाएगा इन चीजों का कि आया कौन है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। भाई वायरस आया है तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है और उस स्ट्रक्चर को कैसे खत्म किया जा सकता है, उस स्ट्रक्चर को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो कंप्लीट रिकॉग्निशन जो होता है, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन जो होता है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ फॉरेन पार्टिकल जो होता है, दैट इज कवर्ड बाय द हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का वर्क ही आइडेंटिफिकेशन से, रिकॉग्निशन से, नॉलेज गेन करना है कि जो बाहर से पार्टिकल अंदर बॉडी में एंटर हो गया है, ये पार्टिकल है कौन, क्या कर सकता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये सब चीज सब का पूरा नॉलेज कलेक्ट करता है। पूरा नॉलेज क्या करता है? कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके उसको फॉरवर्ड कर देगा किलर सेल को। किसको कर देगा? किलर सेल्स। किलर सेल उसके बिहाफ पे क्या बनाती है? मेडिसिन बनाएंगी। क्या बनाएगी? मेडिसिन बनाएंगी। और वो मेडिसिन क्या करेगा? उस एंटीजेंस के साथ फाइट करेगा, फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके साथ क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। हो सकता है खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, मे बी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर मुझे नई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो किलर सेल सबसे पहले हेल्पर सेल, फर्स्ट की टी हेल्पर सेल जो होती है डायग्नोस करता है, कंप्लीटली डायग्नोस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स या नॉलेज ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। इन चीजों पर काम करेगा वो, ठीक है। और काम करके कंप्लीट नॉलेज को फॉरवर्ड कर देगा टी किलर सेल्स को। देन किलर सेल का नेम से पता है, किलिंग का काम करती है ये। मतलब उनके साथ फाइट कौन करेगा? ये करेगा, और कोई नहीं फाइट करेगा। टी किलर सेल का वर्क ही फाइट करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? उनके साथ फाइट करेगा। उनके साथ क्या करता है? ये फाइट करता है, ठीक है। तो फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय करने के बाद में ये सेल्स भी किसकी है? टी लिम्फोसाइट्स की। ये कैमरा लगा के बैठी हुई है, रिकॉर्डिंग कर रही है। क्या कर रही है? ये रिकॉर्डिंग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इनको लंबे समय तक इस चीज को बनाए रखना है कि अगर ये चीज, ये इंसिडेंट्स रिपीट होता है तो मैं उस इंसिडेंट्स को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मेमोरी सेल का काम ही इसको क्या करता है? लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना है, मेमोरीज बनानी है अपनी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर मान लो, आप इसको वीडियोग्राफर मान लो। ये क्या करता है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग करता है इस चीज को, और रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता है अपने पास में। रिकॉर्डिंग क्या कर लेता है? सेव करके रख लेगा अपने पास में कि इन केस सेम एंटीजेंस रिपीट करता है बॉडी के अंदर तो ये मेमोरी सेल, फिर मुझे हेल्पर सेल की नीड नहीं होगी। क्योंकि हेल्पर सेल तो फर्स्ट टाइम वर्क करता है, जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एंटर करेगा। ये मेमोरी सेल इससे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, आइडेंटिफाई करके बता देगा, अरे भाई साहब ये तो पहले भी आया था और आपने इसको ऐसे ऐसे खत्म कर दिया था।
ठीक है, तो ये इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसको स्टेब्लिश होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये काम कौन करेगा? मेमोरी सेल कर लेगा। कौन कर लेगा? मेमोरी सेल। ये किलिंग का काम करेगा, उस किलिंग को कंप्लीट मेमोराइज करता है टी मेमोरी सेल्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका क्या काम है? इसका काम क्या होता है कि किलर सेल तो पॉइजन बनाएगा, किलर सेल तो पॉइजन बनाएगा, ठीक है, किसके लिए? आउटर फॉरेन पार्टिकल्स के लिए। लेकिन जब वो फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म कर देगा तो उसके बाद वो पॉइजन क्या करता है? मेरी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको भी डैमेज करने की पॉसिबिलिटीज रखता है, क्योंकि जहर तो जहर होता है, जो जहर माउस को मार सकता है वो मुझे भी मार सकता है, जहर में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो पॉइजन जो उसने बनाया है, जो इम्यूनिटीज उसने बनाई है, वो इम्यूनिटीज किसके लिए बनाई थी? फॉरेन पार्टिकल्स के लिए बनाई थी। लेकिन फॉरेन पार्टिकल्स को कंप्लीट डैमेज करने के बाद क्या? ये तो काम करता रहेगा, ये तो अपना इफेक्ट डालता रहेगा। तो उसके बाद क्या करेगा? मेरी बॉडी की सेल्फ की जो सेल्स होती हैं उनको ईट कर सकता है, उनको डाइजेस्ट कर सकता है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सुप्रेसर सेल्स क्या करते हैं? कंट्रोल द किलर सेल्स, कंट्रोल द किलर सेल्स आफ्टर द कंप्लीटली ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीजन। जब वो एंटीजन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस एंटीजन के कोई पार्टिकल्स बॉडी में नहीं रहेंगे, दैट टाइम सुप्रेसर सेल्स कंट्रोल द किलर सेल्स की भाई साहब रोको, अपने पॉइजन को रोक दो, अभी बॉडी के अंदर किसी टाइप का कोई एंटीजन प्रेजेंस नहीं है। तो इट्स कंट्रोल द किलर सेल्स। ये क्या करता है? किलर सेल को कंट्रोल करता है कि भाई रुक जा, अब तेरा काम खत्म हो चुका है। मेरे आपकी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल आया था वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसका कोई भी अंश अब बॉडी में प्रेजेंस नहीं है। ये कौन काम करता है? सुप्रेसर सेल। ये देख लेता है कि हाँ बॉडी सेफ है, देन कंट्रोल द किलिंग सेल, देन कंट्रोल किलर सेल कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर वो पॉइजन को बनाना बंद कर देगा, इम्यूनिटीज को बनाना बंद कर देगा, और बॉडी क्या हो जाएगी? सेफ हो जाएगी। तो टी लिम्फोसाइट्स के 4 फॉर्म्स हैं: हेल्पर सेल्स, किलर सेल, मेमोरी सेल एंड सुप्रेसर सेल्स। ओके, नाउ बी लिम्फोसाइट्स, वही सेम कंडीशन है। बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा नहीं है, बी प्लाज्मा सेल्स, वही किसका काम करेगी? किलर सेल काम करती है। किसका काम करती है? किलर सेल्स का। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसको क्या कर देगा? वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जब डिस्ट्रॉय करेगा तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स, वही सेम टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स, एक ही बात है। ये क्या करेगा? उसको वीडियोग्राफ करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, और उसको अपने पास सेव कर लेगा। उसको क्या कर लेगा? अपने पास सेव कर लेगा। बट ध्यान रखना, दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि दोनों की जो इम्यूनिटीज है वो अलग अलग है। किलर सेल्स जो काम कर रहा है यहाँ पर, वो परफोरिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है, जो एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, और बी प्लाज्मा सेल्स जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाता है। ग्लोब्यूलिन कौन सी प्रोटीन बनाता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। कौन सी प्रोटीन बनाएगा? वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। ये ध्यान रखना, ये मेरी इम्यूनिटीज है जो एंटीजेंस के साथ फाइट करती है, परफोरिन प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो सीक्रेट होती है वो बी प्लाज्मा से होती है, ठीक है, और परफोरिन प्रोटीन जो सीक्रेट होती है वो टी किलर सेल से होती है। किससे होती है? टी किलर सेल से होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया मैंने आपको, सेल मीडिएटेड है, वो ह्यूमोरल है, फ्लूइड पे काम करेगा, ये सेल्स पे काम करता है। इसकी 4 सेल्स है, 4 सेल्स के काम बता दिए मैंने आपको। इसके 2 ही पार्ट है, जो काम यहाँ पर किलर सेल कर रहा है वो काम यहाँ पर प्लाज्मा सेल करेगा। ठीक है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, देन द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन फाइट विद द आउटर फॉरेन पार्टिकल्स, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में कंप्लीट जो पिक्चराइजेशन है वो मेमोराइज हो जाएगा बी मेमोरी सेल से, जस्ट लाइक ए टी मेमोरी सेल्स। इनका काम ही कि लंबे समय तक लॉन्गिविटी कि ये रिपीट हो, तो दोबारा मुझे किसी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, मैं उसके ऊपर इमीडिएट क्या कर सकूं? वर्क कर सकूं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इसके अंदर एक वीडियो हम और बनाएंगे, लास्ट वीडियो जो बनेगा वो इम्यूनिटी को कंप्लीट कर देगा, मतलब 2 वीडियोस के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 6 रनिंग में किधर से के थ्रू, ठीक है, 7th है नहीं हमारे पास में, 8th चैप्टर लास्ट हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, 9th चैप्टर हमारे पास में नहीं है। फिर मेरे पास पता है बायोटेक 10, 11 एंड 12, 3 चैप्टर्स मेरे पास बचे हुए हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, वो शॉर्ट चैप्टर है। एक मतलब एक मान के चलो एक चैप्टर
मैक्सिमम 4 वीडियो, इससे 4 वीडियो नहीं बनेंगे। 12 वीडियोज में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं तो मुश्किल से हम लोग 1 महीने के अंदर पूरा बायो का कोर्स समेट लेंगे इजीली, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट जितने आपके पास वीडियोस हैं उन वीडियोस को डेली रिवाइज करो, स्टडीज करते रहो, ठीक है। ऑफलाइन कब बैठेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 से स्कूल ओपन होने वाला था बट नहीं हो पा रहा है वो, तो मे बी वो 17 नवंबर 100% 17 नवंबर से आपका स्कूल ओपन हो जाएगा। उससे पहले जब स्कूल आए तो आप ये देख के आना कि मैंने कितने वीडियोस पढ़े हैं और मेरी पोजीशंस क्या है। मुझे यहाँ पर ओनली फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिवीजन के लिए आना है, न कि मुझे रिपीट स्टडीज के लिए आना है। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।